हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में क्लास 12 के जो हिंदी की किताब है उसके पहले चैप्टर यानी पद्य भाग के पहले चैप्टर करबक, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, के जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर हैं उनको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास पहला क्वेश्चन है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। यानी कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो आंसर है इसका, महाकवि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है कि दर्पण जिस प्रकार स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख है। कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। एक आंख से अंधे होकर भी कवि काव्य प्रतिभा से युक्त हैं, अतः वह पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। कवि अपनी निर्मल वाणी द्वारा सारे जनमानस को प्रभावित करता है, जिसके कारण सभी लोग कवि की प्रशंसा करते हैं और नमन करते हैं। जैसे कवि वैसा ही प्रतिबिंब दर्पण में उभरता है, ठीक उसी प्रकार कवि की निर्मलता और लोक कल्याणकारी भावना उनकी कविताओं में दृष्टिगत होती है। दूसरा प्रश्न, पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। यानी पहला जो करबक है उसमें कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है, क्यों इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपनी कविताओं में कवि ने कलंक, कांच और कंचन आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों की कविता में अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। कवि ने इन शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने का कार्य किया है। जिस प्रकार काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया, फिर भी अपनी प्रतिप्रभा से जग को आलोकित करने का काम किया। जिस प्रभा के आगे चंद्रमा का काला धब्बा ओझल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गुणी जन की कीर्तियों के सामने उनके एकाध दोष लोगों की नजरों से ओझल हो जाते हैं। कंचन शब्द का प्रयोग करने के पीछे कवि की धारणा है कि जिस प्रकार शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया, ठीक उसी प्रकार सज्जनों की संगति से दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है। संपर्क और संसर्ग में ही यह गुण निहित है, लेकिन पात्रता भी अनिवार्य है। यहाँ भी कवि ने गुण कर्म की विशेषता का वर्णन किया है। कांच शब्द की सार्थकता भी कवि ने अपनी कविताओं में स्पष्ट करने की चेष्टा की। बिना धारिया में, यानी सोना गलाने के पात्र में कच्चा सोना गलाया जाता है, उसे धारिया कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि बिना धारिया में गलाए कांच यानी कच्चा सोना असली स्वर्ण रूप को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार संसार में किसी मानव को बिना संघर्ष, तपस्या और त्याग के श्रेष्ठता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीसरा प्रश्न है, पहले करबक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दें। तो इसका आंसर होगा, महाकवि जायसी अपनी कुरूपता और एक आंख से अंधे होने पर शोक प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर लोकहित की बातें करते हैं। प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा जीवन में गण की महत्ता की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा काले धब्बे के कारण कलंकित तो हो गया, किंतु अपनी प्रभायुक्त आभा से सारे जग को आलोकित करता है, अतः उसका दोष गुण के आगे ओझल हो जाता है। सुमेरु पर्वत की यह
यश गाथा भी शिव त्रिशूल के स्पर्श के बिना निरर्थक है। घड़िया में तपाए बिना सोना में निखार नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार कवि का जीवन भी नेत्रहीनता के कारण दोषाभाव उत्पन्न तो करता है, किंतु उसकी काव्य प्रतिभा के आगे सब कुछ गौण पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि का नेत्र नक्षत्रों के बीच चमकते शुक्र तारा की तरह है, जिसके काव्य का श्रवण कर सभी जन मोहित हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? उसकी इस इच्छा का मर्म बताएं, यानी उसकी इच्छा का भाव बताएं। तो इसका आंसर है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी स्मृति के रक्षार्थ जो इच्छा प्रकट की है उसका वर्णन अपनी कविताओं में भी किया है। कवि का कहना है कि मैंने जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की है ताकि इस प्रबंध के रूप में संसार में मेरी स्मृति बरकरार रहे। इस काव्य कृति में वर्णित प्रगाढ़ प्रेम सर्वथा नयनों की अश्रुधारा से सिंचित है, यानी कठिन विरह प्रधान काव्य है। दूसरे शब्दों में जायसी ने उस कारण का उल्लेख किया है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने लौकिक कथा का आध्यात्मिक विरह और कठोर सूफी साधना के सिद्धांतों से परिपुष्ट किया है। इसका कारण उनकी लोकैषणा है। उनकी हार्दिक इच्छा है कि संसार में उनकी मृत्यु के बाद उनकी कीर्ति नष्ट न हो। अगर वह केवल लौकिक कथा मात्र लिखते तो उससे उनकी कीर्ति चिरस्थायी नहीं होती। अपनी कीर्ति चिरस्थायी करने के लिए ही उन्होंने पद्मावत की लौकिक कथा को सूफी साधना की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया है। लोकेशना भी मनुष्य की सबसे प्रमुख वृत्ति है। अंग्रेज कवि मिल्टन ने तो इसे श्रेष्ठ व्यक्ति की अंतिम दुर्बलता कहा है। पांचवा प्रश्न है, रक्त के लेई का क्या अर्थ है? यानी वो जो करबक है उसमें रक्त के लेई शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसका क्या अर्थ है? तो आंसर होगा, यहाँ पर लेखक ने लेई के रूपक से यह बताने की चेष्टा की है कि उसने अपने कथा के विभिन्न प्रसंगों को किस प्रकार एक ही सूत्र में बांधा है। कवि कहता है, मैंने अपने रक्त की लेई बनाई है, अर्थात कठिन साधना की है। यह लेई या साधना प्रेम रूपी आंखों से अपलावित की गई है। कवि का व्यंग्यार्थ है कि इस कथा की रचना उसने कठोर सूफी साधना के फलस्वरूप की है और फिर इसको उसने प्रेम रूपी आंसुओं से विशिष्ट आध्यात्मिक विरह द्वारा पुष्ट किया है। लौकिक कथा को इस प्रकार अलौकिक साधना और आध्यात्मिक विरह से परिपुष्ट करने का कारण भी जायसी ने अपनी काव्य कृति के द्वारा लोक जगत में अमरत्व प्राप्ति की प्रबल इच्छा बताया है। छठा प्रश्न है, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जीवन काल में समय समय पर लिखे गए प्रसंगों को एक व्यवस्थित प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। यह जोरी जोड़ना यानी व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि ने विविध प्रसंगों या घटनाओं को एक साथ प्रबंध स्वरूप में व्यवस्थित कर लोक जगत में अपनी काव्यक्ति को प्रस्तुत किया है। कवि ने अपनी कविता में प्रेम पीर की चर्चा की है। सूफी साधना का सर्वस्व है प्रेम पीर। इस प्रेम पीर की चर्चा सभी सूफी कवियों ने अपनी काव्य कृतियों में की है। जब साधक किसी गुरु की कृपा से उस दिव्य सौंदर्य स्वरूपी परमात्मा की झलक पा लेता है और उसके पश्चात जब उसकी वृत्ति की संसार की ओर पुनः पुनरावृत्ति होती है, तब उसका हृदय प्रेम की पीर या आध्यात्मिक विरह वेदना से व्यथित हो उठता है। यह विरह वेदना या प्रेम की पीर ही साधक के कल्ब के कालुल्यों को धीरे धीरे जलाती रहती है और जब कल्ब के कालुष्य नष्ट हो जाते हैं तब वह सरलता से भावना लोक में उस सौंदर्य स्वरूपी परमात्मा के सतत दर्शन करने में समर्थ होते हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण लघुतरीय प्रश्नोत्तर थे उसको मैंने बताया आपको। आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा।
इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं मेरे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।